नमस्ते दोस्तों। ये चौथी वीडियो है पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ठीक है, यहाँ पे हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, 1909 का हमने लास्ट वाली वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शुरू कर रहे हैं हम? 1919 का। अच्छा देखिए, ये जो रिफॉर्म, ये वाले जो काउंसिल एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? 1909 वाले को मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, और इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ 1909 वाला। आज 1919 से शुरुआत करते हैं। ये याद रखिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसमें क्या कहता है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि आपको ध्यान होगा कि धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो वाइसराय की काउंसिल है या सेक्रेटरी की, जो वाइसराय की जो काउंसिल है, उसको क्या करा जा रहा है? उसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो बॉडी हैं उनको अलग अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। दूसरा क्या किया जा रहा है कि जैसे क्या हो रहा है कि बजट पे डिस्कशन हो रहा है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो उस टाइम के जो नेशनलिस्ट थे वो मांग उठा रहे हैं कि भैया हमें हमारी पावर दो। ठीक है, हमें जो है लाइमलाइट में लेके आओ, हमारा देश है, हम रूल्स बनाएंगे। तो जब वो लगातार प्रेशर पड़ रहा है उन पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो धीरे धीरे जो है वो पावर जो है धीरे धीरे हल्की हल्की देनी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इन्हीं को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इनको क्या कहते थे? मोर्लेमेंटो। मोर्लेमेंटो क्यों कहते थे? मोर्लेमेंटो क्यों कहते थे? क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो थे फादर थे किसके? कम्युनल इलेक्टोरेट के। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं? देखिए मेन फीचर्स क्या है 1919 के एक्ट के? इसके फीचर्स हैं कि यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। सेंटर के और प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया। अच्छा देखिए, ये वाला केस आपने अब भी देखा होगा, आप आगे पढ़ेंगे, जब हम पॉलिटी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे, जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, 7th शेड्यूल में किस चीज़ की बात की गई है? 7th शेड्यूल में सेपरेट किया गया है। सेंट्रल लिस्ट में अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट की लिस्ट में अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, और एक होती है प्रोविंशियल, सॉरी, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें जो ना तो सेंटर के अंडर में है ना स्टेट के अंडर में, वो कॉन्करेंट में पहुंच जाते हैं। जैसे सेंटर के अंडर में क्या होता है, जैसे सेंटर के अंडर मान लिया डिफेंस का सिस्टम आ गया, सेंटर के अंडर में क्या गया? डिफेंस का सिस्टम आ गया। ठीक है, और क्या गया? फॉरेन अफेयर्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही स्टेट के केस में देखें तो स्टेट के केस में पुलिस आ गया। ठीक है, और या फिर लॉ एंड ऑर्डर आ गया। ये सब क्या होता है? पुलिस के अंडर में, सॉरी, ये सब क्या होता है? स्टेट की लिस्ट में आते हैं। और कॉन्करेंट में क्या आएगा? जैसे एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन का क्या होता है? एजुकेशन ना तो सेंटर के अंडर आती है, ना स्टेट के अंडर आती है। इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर भी रूल बना सकता है एजुकेशन के लिए, और स्टेट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इन पे जो मेन जो कॉन्करेंट में होते हैं, दो कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या किया गया? सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिवोल्यूशन रूल्स कहते हैं। डिवोल्यूशन रूल्स इन्हीं को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया। पहले जो है सब में कंट्रोल करके रखते थे वो लोग, लेकिन अब क्या किया? अब जो है थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होता है? द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड लॉ ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट। यहाँ पे क्या होता है? जैसे सेंटर के लिए सेंटर रूल बना सकती है, स्टेट वाली लिस्ट के लिए स्टेट रूल बनाती है। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ? सेंट्रल वालों के लिए सेंट्रल रूल बनाएगी, प्रोविंशियल वालों के लिए अपने लिस्ट के हिसाब से वो लोग रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, हाउ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। लेकिन ये सब सेपरेट तो किया गया। ठीक है, सेंटर और स्टेट की लिस्ट को अलग तो कर दिया गया, ये दोनों सेपरेट तो हो गए, लेकिन तब भी ये क्या है? स्ट्रक्चर जो है ना गवर्नमेंट का, वो अब भी सेंट्रलाइज्ड है, सेंटर के पास में सारी पावर है और यूनिटरी है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड है, यूनिटरी है।
देखिए यहाँ क्या, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। देखिए पहले क्या हुआ, एक ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पे पहले एक सारी लिस्ट होती थी, ठीक है, मतलब सारा कंट्रोल सेंटर के पास में होता था सारी चीज़ों का। स्टेट पे लॉ बनाएगा तो सेंटर बनाएगा, ठीक है, लैंड पे लॉ बनाएगा तो सेंटर बनाएगा, एजुकेशन पे लॉ बनाएगा तो सेंटर बनाएगा, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स पे लॉ बनाएगा, पॉलिसीज़ बनाएगा तो सेंटर बनाएगा, सब काम सेंटर का रहा था, ठीक है। फिर क्या करा इन्होंने, जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जब दबाव पड़ता रहा, तो उन्होंने क्या करा कि चलो ठीक है, ये जो है लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट को कुछ इन्होंने सेंटर के पास रख दिया और कुछ इसके पास स्टेट के पास रख दिया। जैसे आप एग्जाम्पल मान के चलिए, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि फॉरेन अफेयर इनके पास आ गया सेंटर के पास में, कि फॉरेन अफेयर्स जो है वो सेंटर संभालेगा, ठीक है। सेंटर के पास क्या आ गया, डिफेंस आ गया, ठीक है, ऐसे मान के चलिए। और स्टेट के पास में क्या आ गया, स्टेट के पास में लॉ एंड ऑर्डर आ गया कि भैया लॉ एंड ऑर्डर संभाल लो आप, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, ठीक है। मान लिया जो है पुलिस आ गई कि भैया पुलिस को आप कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है, पहले ये हो गया। अब क्या हुआ, इसमें क्या कहा गया कि फर्दर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना स्टेट वाले, ये जो थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट स्टेट वाले जो सब्जेक्ट्स थे जिसमें ये सब आ रहे थे, इनको फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किस किस में, एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। तो क्या होता था, जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्टर किए जाते थे गवर्नर के द्वारा विद एड ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। देखिए आपको समझ में ही आ रहा होगा, एक बोला जा रहा है ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र, और एक को क्या कहा जा रहा है, रिजर्व। रिजर्व नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको रिजर्व कर रखा है अपने पास में, रोक के रख रखा है ताकि इस पर काम किया जा सके। तो रिजर्व वाले क्या थे, वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। देखिए अभी स्टेट में क्या होता है, गवर्नर बनते हैं ना, गवर्नर बनते हैं, सीएम बनते हैं, तो गवर्नर के द्वारा उसको एडमिनिस्टर किया जाता है एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए ये ट्रांसफ़र वाले जो थे यहाँ पे तो क्या होता था कि इनको जो मिनिस्टर्स होते थे ना उनकी एड एंड एडवाइस से काम करना होता था, मिनिस्टर जो कहेंगे उनके हिसाब से काम करना होता था, ठीक है। लेकिन जो रिजर्व वाले थे ना, यहाँ पे वो बाइंडिंग नहीं है कि यहाँ पे जो है मिनिस्टर्स के हिसाब से करेंगे या लेजिस्लेटिव काउंसिल के हिसाब से करेंगे, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, रिजर्व वाली में यहाँ जो मर्जी आए वो कर सकते हैं गवर्नर, लेकिन ट्रांसफ़र वाले में क्या था, रेस्पॉन्सिबल थे। क्या कहा गया, द रिजर्व्ड सॉरी द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अभी तो यही होता है, लोकसभा किसको रेस्पॉन्सिबल होती है, सॉरी मिनिस्टर्स किसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा में। देखिए क्या होता है, मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है ना, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको जवाब देना पड़ेगा ना कि भैया आपने क्या काम करा है, तो उनको क्या होता है, लोकसभा में जाके जवाब देना पड़ता है ना, उन पे सवाल जवाब किए जाते हैं ना, विपक्ष के द्वारा पूछने जाते हैं कि भैया आपने इतना पैसा कहाँ डाला, कितना करा, तो यहाँ पे सब क्या होता है, सब जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे था कि ट्रांसफ़र वाले जो थे, ट्रांसफ़र वालों में तो एड एंड एडवाइस से काम करना है मिनिस्टर्स की, प्रोविंशियल में जो मिनिस्टर्स थे उनके हिसाब से काम करना है, ठीक है, उनको जवाब देना होगा, वो काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन रिजर्व वाले क्या थे, रिजर्व वालों में नहीं था, रिजर्व वाला गवर्नर के हिसाब से चलता था, ठीक है, गवर्नर ने इसको रिजर्व कर दिया कुछ लिस्ट को, यहाँ पे गवर्नर से कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, द डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वर नोन एज डायरकी। इसी जो डुअल जो जो डुअल ये जो स्कीम होती थी ना गवर्नेंस की, जो दो तरीके से काम होती थी, डुअल की डायरकी का मतलब क्या होता है, डायरकी का मतलब होता है डुअल तरीके से काम करना, मतलब एक स्टेट में काम कर रहा है और एक इसमें काम कर रहा है, एक सेंटर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक प्रोविंशियल्स के लिए है, एक सेंटर के लिए। इसी वाली स्कीम को क्या कहते हैं हम लोग, डायरकी कहते हैं। क्या कहते हैं, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, डुअल स्कीम आ रही है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरकी कहते हैं, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। देखो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म की बात करती है, फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म की बात की जाती है। बाई कैमरलिज्म, यहाँ पे दो चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक तो डायरकी को और एक बाई कैमरलिज्म को। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरकी कई बार पूछा गया है, डायरकी एंड बाई कैमरलिज्म, ये है बाई कैमरलिज्म, ठीक है। बाई कैमरलिज्म क्या होता है, बाय, बाय का मतलब क्या होता है, अच्छा वाई, बाय बाय,
बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो चीज़ों से, ठीक है। बाइकैमरलिज्म का मतलब जैसे अब इस टाइम पे क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है ना, दो दो हाउस होते हैं ना, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। बाइकैमरलिज्म का भी इसी टाइम पे फर्स्ट टाइम जो है बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, लोकसभा राज्यसभा का। एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो पहले सिर्फ एक वो बनी हुई थी ना, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिर्फ पहले ये जो बनी हुई थी, अब क्या किया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर से। क्या बना दिया गया, अपर हाउस बना दिया गया, लोअर हाउस बना दिया, पहले सिर्फ एक होती थी, ठीक है। अब क्या बना दिया गया, अपर हाउस लोअर हाउस बना दिया गया। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज़ किए जाने लगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इट एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ओ सॉरी ये वाला छूट गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी तक आपने देखा था ना 1909 का जो रूल था, उसमें क्या कहा गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक ही बंदा ऐड हुआ था, उनका क्या नाम था, सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है, एक ही हुए थे ना। लेकिन अब क्या कहा गया, 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस। अब क्या कहा कि 6 लोगों की काउंसिल है, 6 लोगों की काउंसिल है, तो उसमें 3 लोग जो होंगे क्या होंगे, इंडियन होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की जा रही है यहाँ पे, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस। देखिए यहाँ पे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाली जो बात थी ना, जो मैंने आपको 1909 में लॉर्ड मिंटो वाले, जो लॉर्ड मिंटो ने जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आए थे 1909 के, उसमें जो बात की गई थी, तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स के लिए जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया गया था, अब उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। किसके लिए कर दिया गया, सिख के लिए कर दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए कर दिया गया, यूरोपियंस के लिए कर दिया गया, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। किसके लिए कर दिया गया, सिख्स के लिए कर दिया गया, क्रिश्चियंस के लिए कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए कर दिया गया, यूरोपियंस के लिए कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी वुमेन के लिए नहीं किया, क्योंकि अभी आगे वुमेन के लिए भी आएगा, ठीक है, वो आगे चलो खैर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा ये किया क्यों जा रहा है, सबके लिए अलग अलग क्यों करा जा रहा है, ये जो है उनकी डिवाइड एंड रूल की नीति थी। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का क्या था, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसको, ठीक है। डिवाइड एंड रूल में क्या होता था कि भैया डिवाइड करो कि हर एक बंदा अलग अलग, उसको हिंदू वाले हिंदू को वोट डालेंगे, मुस्लिम वाले मुस्लिम वालों को वोट डालेंगे, क्रिश्चियंस वाले क्रिश्चियंस वालों को वोट डालेंगे, तो इससे डिवाइड हो गया ना समाज अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आगे देखो, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इससे क्या हो रहा था ना, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, इससे क्या होता था कि यहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई थी, मतलब लिमिटेड लोगों को जो है ग्रांट किया गया था कि आप वोट डाल सकते हो। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट डालने से। ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, लिमिटेड लोगों को कहा गया था कि आप वोट डाल सकते हो। किस बेसिस पे हुआ था, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। जो जितना टैक्स दे रहा है, जैसे कोई टैक्स दे रहा है, किसी की एजुकेशन बहुत हाई है, प्रॉपर्टी है, तो वही लोग बस क्या कर सकते थे, वही लोग बस जो है वोट डाल सकते थे, बाकी सब लोग को अधिकार नहीं था। तभी तो लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात हो रही है, ठीक है। अभी क्या होता है, इट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस्टेब्लिश कर दिया गया। क्या बना दिया गया, पहले तो सिविल सर्वेंट्स के लिए पेपर ओपन कंपटीशन की बात की गई थी, यहाँ पे क्या गया, पब्लिक सर्विस कमीशन ही बना दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, कब बना दिया गया, 1919 की बात है, ठीक है। 1919 का जो एक्ट है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कब हुआ, वॉज सेटअप इन 1926, 1926 में सेटअप हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1926 में जो है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सेट हो गया। इट सेपरेटेड फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। अच्छा ये पहली बारी था,
पहले फर्स्ट टाइम था जहाँ पे सेपरेट कर दिया गया किसको, प्रोविंशियल बजट को भी सेपरेट कर दिया सेंट्रल बजट से, कि मतलब सेंटर का बजट अब अलग आएगा और जो प्रोविंशियल का बजट होगा वो अलग आएगा। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। पहले जो है मिक्स होके आता था बजट, ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया, अब सेपरेट कर दिया कि भैया सेंटर का ये है, प्रोविंस का ये है। ठीक है, अब क्या होता है, अच्छा ये देखिए 1919 का ये खत्म होता है। अब उसके बाद में क्या आता है, बीच में बनता है साइमन कमीशन। आपने सुना होगा साइमन कमीशन के बारे में, अगर नहीं सुना है, आप बिगिनर हैं तो आप जो है इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, बस अभी समझ लीजिए। साइमन कमीशन आ जाता है इन नवंबर 1927। 1919 में तो ये एक्ट बना ही था। ठीक है, 1919 में बना था ना, 1919 में ये एक्ट बना था। ठीक, अब 1927 में साइमन कमीशन लगा था नवंबर के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन था, मतलब एक तरीके से कमीशन बना हुआ था। और इस कमीशन में कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 7। कब आया था, 1927 में आया था। ठीक है, किसके बाद आया था, 1919 का जो एक्ट आया था उसके बाद में 1927 में बना था। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन, उनके नाम पे ये साइमन कमीशन था। सर जॉन साइमन, ये साइमन आ रहा है ना, तो सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पे ये साइमन कमीशन बना था। ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश, जितने भी मेंबर्स थे सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, इसमें कोई इंडियन का नहीं था, सारे कितने थे मेंबर्स, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टीज बनी हुई थी जैसे नेहरू थे, ठीक है, और उस टाइम पे जो महात्मा गांधी थे, बाकी सब लोग क्या कर रहे थे, इस कमीशन का विरोध कर रहे थे कि नहीं भैया आप ये कमीशन नहीं बना सकते। एक तो इसमें इंडियंस की जो है मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी क्या मतलब इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, मेजोरिटी तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे इंडियंस, आप इंडियंस की बात नहीं सुन रहे हैं, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे इस कमीशन को। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जितनी पार्टीज थी वो बॉयकॉट कर रही थी इस कमीशन का। ठीक है, अच्छा ये क्या करने आया था कमीशन, आप ये पूछेंगे ना कि कमीशन बनाया क्यों गया था। कमीशन को भेजा गया था कि भैया आप देखिए कि इंडिया में सब चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही, क्योंकि विरोध बहुत हो रहा था ना इंडिया में। 1927 का टाइम आ गया, खुद ही देखिए ना, 1947 में तो आज़ाद हो गए, तो कितना विरोध चल रहा होगा इस टाइम। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने बोला कि भैया कि आप जाके देखिए कि कोई चीज़ें सब सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो क्या हुआ फिर बाद में, यहाँ पे इन्होंने जो है ये यहाँ से गए रिपोर्ट लेके, इन्होंने रिकमेंडेशन क्या क्या भेजी, इन्होंने रिकमेंडेशन भेजी कि अबोलिशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, कि आप क्या करो, डायरकी आ गई थी ना, मैंने कहा था ना डायरकी क्या था, बताइए डायरकी क्या था। डायरकी था 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, था डायरकी। डायरकी में क्या था कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और क्या था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स था और एक क्या था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स था, और एक था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था ना। ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो रिजर्व था और एक ट्रांसफर्ड था। ट्रांसफर्ड में क्या था, ट्रांसफर्ड में जो था वो मतलब जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी एड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, और क्या होगा कि वो जो है जो भी मतलब वहाँ की जो भी लेजिस्लेचर है उसको क्या होंगे, एक सेकेंड आपको इधर दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ बना देती हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए आप, देखिए यहाँ था ना प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में क्या था, हाँ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में थे, एक तो रिजर्व्ड थे ना, रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, और एक क्या थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे। रिजर्व क्या थे, जो रिजर्व थे, ठीक है, जो गवर्नर के द्वारा रिजर्व कर दिए गए थे, वो रिजर्व उस टाइम पे क्या था कि गवर्नर जो था वो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं थे। ठीक है, कि भैया आपको एड एंड एडवाइस पे काम करना इन सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, जैसे मान लिया पुलिस का केस रिजर्व केस में आ रहा है, तो पुलिस के केस में वो जो चाहे पुलिस को ऑर्डर दे सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है कि कोई उनको मिनिस्टर ये नहीं बोल सकता कि भैया आपने पुलिस को ये आदेश क्यों दिया। उन्हें कहा रिजर्व लिस्ट में आता, मेरी मर्जी में जैसे काम करवाऊँ। ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट सब्जेक्ट्स में क्या होता था कि वो जो है कुछ भी ऐसा नहीं था उनके लिए कि भाई उनको जो है कहीं भी जवाब देना है या फिर पूछ के करना है कि कैसे करें हम, यहाँ नहीं था। ट्रांसफर्ड वाले में था, ट्रांसफर्ड वाले में उनको एड एंड एडवाइस से काम करना है मिनिस्टर्स की, और वो लेजिस्लेचर जो है उसको जो है उनको लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता था डायरकी में। तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो है डायरकी को अबोलिश कर दो।
ठीक है, डायरकी को ही ख़त्म कर दो, ये सब काम ही ख़त्म कर दो, ट्रांसफ़र और रिजर्व वाला। उन्होंने कहा डायरकी अबोलिशन, अबोलिशन ऑफ डायरकी, डायरकी को आप ख़त्म कर दीजिए। और क्या कहा गया, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में भी, प्रोविंस की बात चले कि प्रोविंस में आप जो डायरकी वाला कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म कर दीजिए। दूसरा क्या करिए कि जो एक्सटेंड कर दीजिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को, और थोड़ी रेस्पॉन्स करे वो गवर्नमेंट, उसको जो है आप एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आप जो फेडरेशन है ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट्स, ये जो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, इनकी फेडरेशन जो है आप इस्टेब्लिश कर दीजिए, मतलब इनकी फेडरेशन आप इस्टेब्लिश कर दीजिए, मिलजुल के रहें। ठीक है, इनकी एक फेडरेशन बना दीजिए जहाँ पे ब्रिटिशर्स भी रहें और प्रिंसली स्टेट्स का भी हो। ठीक है, यहाँ पे या कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है ना, कम्युनल इलेक्शन जो है, आप उनको कंटिन्यू रखिए, उनको मत हटाइए। ठीक है, बल्कि इनको ये हटाना चाहिए था कि भैया आप इसको हटाइए, कम्युनल इलेक्टोरेट बहुत ख़राब चीज़ है, बट इन्होंने नहीं, आप कम्युनल इलेक्टोरेट को आप जो है कंटिन्यू करके रखिए और इसको हटा दीजिए, डायरकी को। ठीक है, अब क्या होता है, कम्युनल अवार्ड की बात होती है। ठीक, यहाँ पे था इन अगस्त 1932, 1927 में आया था ना, ये 1927 में आया था साइमन कमीशन, फिर 1932 की बात आती है। इसमें क्या होता है, राम से मैकडोनल्ड, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस a scheme of representation of minorities which came to be known as a communal award. The award not only continued separate electorates for Muslims, Sikhs, Indian, Christian, Anglo इंडियंस एंड यूरोपियंस बट ऑल्सो एक्सटेंड टू डिप्रेस्ड क्लासेस। अच्छा देखिए, कम्युनल अवार्ड वाला सीन क्या था ना, कम्युनल अवार्ड वाला और ज़्यादा ख़राब था, ये और ज़्यादा मतलब जो है क्या करना चाह रहे थे, ये और ज़्यादा मतलब चीज़ों को ख़राब करना चाह रहे थे और सेपरेट करना चाह रहे थे। कम्युनल अवार्ड वाला सीन ये होता है कि 1932 में लाते हैं, तो ये मैकडोनल्ड याद रख लीजिए। ठीक है, मैकडोनल्ड क्या करते हैं कि ये एक स्कीम लाते हैं जहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं माइनॉरिटीज़ को, एससी, एसटी, ओबीसी, जो माइनॉरिटीज़ वाले हैं ना, उनको ये और जो है रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। अब इसमें करते क्या है कम्युनल अवार्ड में, ये सुनिए आप, उसमें क्या करते हैं, देखो इन्होंने पहले क्या करा था, इस वाले में करा था ना इन्होंने, 1909 में मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी थी, इसमें जो है इन्होंने किसे किसे दे दी थी, इसमें इन्होंने सिख्स को दे दी, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दी, एंग्लो इंडियंस को दे दी, यूरोपियंस को दे दी, इन सबको तो दे ही दी। अब इन्होंने क्या कहा कि हम डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी बढ़ा देंगे, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू डिप्रेस्ड क्लासेस, हम डिप्रेस्ड क्लासेस को भी हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि गांधी जी बहुत नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, गांधी जी जो है बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हैं इस चीज़ की, नहीं ये चीज़ें हम नहीं आने देंगे, बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ठीक है, इससे आप जो है डिवाइड कर रहे हो हम लोगों को। ठीक है, तो वो इससे क्या होता है कि वो जो है अनशन पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल वो ऐसे बैठ जाते हैं कि जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊँगा, और ये अनशन कब तक चलेगा, जब तक डेथ नहीं हो जाती मेरी। ठीक है, कि मुझे ये तब तक कंटिन्यू रखूँगा। ठीक, अच्छा देखिए, इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे जब वो अनशन पे बैठ जाते हैं तो फिर एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए मान लिया किसी को कोई राइट मिल रहा है, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को तो वैसे ही बहुत डिप्रेस चल रहे थे, उन लोगों को तो वैसे ही इतना भेदभाव होता था उन लोगों के साथ में, तो उन्होंने बोला हाँ अच्छी बात है, ठीक है, हम लोग का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो वो लोग तो एग्री थे इस चीज़ को कि हाँ भैया हमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो जब गांधी जी जो है अनशन पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि एग्रीमेंट हो जाता है, देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से बिलोंग करते थे ना उस टाइम पे, जो गांधी जी थे वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं ना, तो लीडर्स ऑफ कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लासेस, इनके बीच में जो है क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूना पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। आप इसके बारे में यहाँ पे तो इतना नहीं पढ़िए, आप हल्का से पढ़ के छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसको कहाँ पढ़ेंगे, आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सब कुछ आपको समझ आएगा। तो बस यहाँ पे एक था दे रखा था, तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड के रूप में बता दिया। ठीक है, तो अब क्या आता है, दूसरा एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहते हैं, ये क्या था, ये था सेकंड माइलस्टोन कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। देखिए 1935 तक आते आते कितना टाइम ही रह गया 1947 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगभग लगभग ये हो गया था कि भैया अब हमें देश आज़ाद करना पड़ेगा, अब यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, अब पावर जो है वो इंडियंस को सौंपनी ही पड़ेगी। यहाँ तक आते आते डिसाइड हो गया था 1935 तक, कहीं ना कहीं आते आते। तो यहाँ क्या हुआ, ये एक सेकेंड माइलस्टोन था।
ठीक है, किस चीज़ का? कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी लेंदी है और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। अच्छा, 1935 से हमने बहुत सारी चीज़ों को उठाया अपने संविधान में। 1935 से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं और ये बहुत लेंदी था, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। पूछा भी जा सकता है कि जितने भी एक्ट आए हैं इन सब में सबसे लेंदी कौन सा है, तो कौन सा है? ये वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये बाकी सब जितने एक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 1935 वाला बहुत करीब में आ जाते हैं हम लोग कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट यूनिट एज स्टेट। देखिए, वो कह के गए थे ना साइमन कमीशन वाले कि भैया फेडरेशन बना लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाता है। किस किस को लेके? कंसिस्ट कौन कौन होते हैं इसमें? एक तो प्रोविंसेस वाले होते हैं और एक प्रिंसली स्टेट्स होते हैं। प्रिंसली स्टेट्स की बात की गई थी ना, तो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं प्रोविंसेस एज अ यूनिट, एक यूनिट के रूप में उनको जो है ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब्लिश कर देते हैं। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, इस एक्ट के साथ में क्या होता है कि पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, पावर कैसे डिवाइड हो जाती है? 3 लिस्ट में डिवाइड हो जाती है। देखिए, एक तो फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 3 में आ जाती है। किस किस में आ जाती है? एक फेडरल में आ जाती है, एक प्रोविंशियल में आ जाती है और एक क्या आती है? कॉन्करेंट। मतलब ये समझ लीजिए ना, प्रोविंशियल वाली क्या होती है, जैसे जो स्टेट के लिए होंगी, फेडरल वाली जो सेंटर बनाएगा। ठीक है, और कॉन्करेंट में वो आ जाएंगे जो दोनों नहीं बना पाएंगे, वो इसमें डाल देंगे कि दोनों रूल्स बना सकते हैं। ठीक। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या होता है, रेसिड्यू पावर किसको दी जाती है? यहाँ पे डिसाइड करने की पावर तो वाइसराय को दी जाती है, लेकिन ये फेडरेशन कभी आ नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स कभी इनको ज्वाइन ही नहीं करती। ये कहते तो हैं कि हम ऐसे ऐसे करके फेडरेशन बना देंगे, लेकिन क्या होता है कि फेडरेशन कभी आ ही नहीं पाता क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स इनको ज्वाइन नहीं करते, मना कर देते हैं ब्रिटिशर्स की, भैया हम आपको नहीं ज्वाइन कर रहे। ठीक है, यहाँ क्या होता है, डायरकी को अबोलिश कर दिया जाता है इन द प्रोविंसेस। देखिए, वही सब हो रहा है जो साइमन कमीशन में कहा गया है, तभी तो वो लिखा गया था साइमन कमीशन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरकी को अबोलिश कर दिया जाता है प्रोविंसेस में, और यहाँ क्या करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर दी जाती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि भैया आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्ट इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाती है, इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। गवर्नर को क्या होता है, गवर्नर जो है अब क्या करते हैं, वो मिनिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से काम करते हैं। जो मिनिस्टर्स उनको कहेंगे उस हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा गवर्नर को। अब अपनी नहीं चला सकते, जो पहले चल रहा था ना कि भैया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, सॉरी रिजर्व्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम जो हैं यहाँ पे किसी को लाइबिलिटी नहीं है, गवर्नर जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है मिनिस्टर्स की एडवाइस के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, और मिनिस्टर्स किसको रेस्पॉन्सिबल होंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोवाइड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, डायर इट प्रोवाइड फॉर एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। मतलब यहाँ पे डायरकी को अडॉप्ट कर लिया जाता है, लेकिन सेंटर में डायरकी को अडॉप्ट किया जाता है। प्रोविंसेस से तो हटा दी जाती है। ठीक है, अबोलिश कर दी यहाँ से तो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरकी को अडॉप्ट किया जाता है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में कर लिया जाता है कि भैया सेंटर में भी लेके आओ कि अब जो है कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र और रिज़र्व के रूप में रखे जाएंगे। ट्रांसफ़र पे जो है आपको जवाब देना पड़ेगा और रिज़र्व को आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डायर की इंट्रोड्यूस की जाती है, लेकिन कहाँ पे? सेंटर के बेसिस पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। देखिए, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म में क्या होता था, बाई कैमरलिज्म का मतलब होता था राज्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों चीज़ें। ठीक है, बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की जाती है 6 में, 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों काम करती है। 11 थे ना, उसमें से 6 में लोकसभा राज्यसभा दोनों थी। ठीक है, राज्यसभा कौन कौन से थे देखो, एक तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये तो हमेशा ही सही है। ठीक है, और यूपी, बिहार और असम, इनमें जो है क्या आ जाती हैं, बाई कैमरलिज्म आ जाता है। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टेड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर्स। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये फर्दर और एक्सटेंड करते हैं। जब यहाँ पे मना कर दिया जाता है ना गांधी जी के द्वारा, जब पुनः पैक्ट आ जाता है तब भी नहीं मानते ये, तो क्या करते हैं, फर्दर जो है एक्सटेंड कर देते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है,
ठीक है, किस किस के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट जो होती है वुमेन्स के लिए और लेबर के लिए, जो वर्कर्स होते हैं लेबर्स होते हैं उनके लिए, वुमेन के लिए और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। यहाँ तो मना कर दी जाती है पुनः एक्ट में, लेकिन फिर फर्दर से आगे जाके 1935 को जब एक्ट आता है तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। इट अबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया established इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, ये काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर देते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 का है ना, उसमें क्या जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी ना, जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, जो काउंसिल बनाई गई थी, उसको ख़त्म, उसको अबॉलिश कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, यहाँ पे फ्रेंचाइज और बढ़ा देते हैं। पहले फ्रेंचाइज बहुत लिमिटेड थी ना, कहा नहीं था कि बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं टैक्स भर रहे हैं उन्हीं लोगों को जो है टैक्स वो उनको उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला था। अब यहाँ पे और एक्सटेंड कर देते हैं। अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, लगभग लगभग टोटल पॉपुलेशन का 10% लोग जो हैं उनके पास क्या था, वोटिंग राइट था, लेकिन अभी भी सिर्फ 10% के पास था। ठीक, यहाँ पे क्या था, इट प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। 1935 की बात है जहाँ पे आरबीआई बनता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुना ना। तो आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट में होता है। पूछा जा सकता है कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कौन से एक्ट में हुआ था, 1919 में, 1935 में, 1909 में या 1947 के बाद या 1947 में। ठीक है, तो किस में हुआ था, 1935 में। ठीक, it provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ही हुआ। देखिए आप इतना बस समझ के चलिए कि यहाँ पे क्या होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको भी बना दिया जाता है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बना दिया जाता है, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बना दिया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कहाँ हुई थी, पब्लिक सर्विस की कमीशन की बात हुई थी 1919 के एक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, उसको और बढ़ा दिया जाता है, इस्टेब्लिश कर दिया जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक कमीशन का क्या मतलब है, जो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों में काम करे। ठीक है, जैसे बिहार, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए, वो पंजाब के भी कराएगा, हरियाणा के भी कराएगा। ठीक है, सेंटर के लिए हो गए, स्टेट के लिए हो गए। ठीक, यहाँ पे क्या इट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, यहाँ पे फेडरल कोर्ट भी बना दी गई। क्या बना दी गई, फेडरल कोर्ट। ठीक है, इसी में एक से में पूछा जाए कि फेडरल कोर्ट कब बनाई गई थी, तो फेडरल कोर्ट इसी वाले 1935 के एक्ट में बनाई गई थी। बनाई कब थी, 1937 में। 1935 के बाद काम चल रहा है ना। ठीक है, अब हम लास्ट वाले में आते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, फाइनली हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। ठीक है, ब्रिटिश रूल वुड एंड बाय जून 30, 1948। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि ब्रिटिश रूल जो है वो हमारा एंड हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या था, एगिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सब वही काम है जो 1947 के टाइम पे हुआ था कि मुस्लिम जो है डिमांड कर रहे थे, जिन्ना जो है डिमांड कर रहे थे कि हमें एक नया दूसरा देश चाहिए, हमें एक दूसरा देश चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें दूसरे देश की नीड है। ठीक है, तो यहाँ वही होता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है डिमांड किया जाता है कि कंट्री का पार्टीशन किया जाए। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे इंडिया के उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे जो इंडिया के वायसराय बन के आए थे 1947 के टाइम ड्यूरिंग पीरियड में, मतलब 1947 के टाइम पे जो बन के आए थे वायसराय, उनका नाम क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो एक प्लान लेके आए थे, क्या कि भैया चलो ठीक है, आप लोगों के बीच में आपसी सहमति नहीं हो रही है, तो क्या कर दिया जाए कि जो कांग्रेस थी उस टाइम पे, तो कांग्रेस ही प्रेवलेंट थी ना, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 पार्टी चल रही थी उस टाइम पे, तो उन दोनों की डिमांड्स को, इनकी डिमांड को, बस ये तो मना ही कर रहे थे ना, कांग्रेस वाले क्यों चाहेंगे कि हमारे देश का पार्टीशन हो, मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे ना, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वो थे वो उस डिमांड को मान जाते हैं कि ठीक है भाई, नहीं सहमति हो रही है तो हम देश का पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे एक्सेप्ट किया गया था देश के पार्टीशन को कि एक इंडिया बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। इसी को क्या कहते हैं, माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। अच्छा, 1947 का जो एक्ट आया था उसके फीचर्स क्या हैं, देख ये सुनिए।
यहाँ पे एंड कर दिया गया ब्रिटिश रूल को और डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया गया कि ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया गया और इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया। कब से? फ्रॉम अगस्त 1947 से, 15 अगस्त 1947 से इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे क्या अबोलिश कर दिया गया ऑफिस ऑफ वाइसराय। अब तो कोई मतलब ही नहीं बैठता ना कोई भी ऑफिस वगैरह का, क्योंकि अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया। तो वाइसराय का जो ऑफिस था उसको अबोलिश कर दिया गया। ठीक है, एक गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया गया ब्रिटिश किंग के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। अच्छा देखिए, उस टाइम पे देश नया नया आज़ाद था, तो यहाँ के जो लीडर्स थे उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि काम कैसे करना है, ये सेंट्रल लेवल पे काम कैसे होता है, चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा भैया इतनी जल्दी कैसे छोड़ के चल गए, कम से कम हमें थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो, हमें थोड़ा सिखा के तो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं देखो हमसे नहीं। अब उन्होंने सिचुएशन इतनी बिगाड़ ली थी ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद करी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं वाइसराय के ऑफिस को तो हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम एक गवर्नर जनरल बना देते हैं। ठीक है, जो किसके द्वारा बनाया जाएगा? ब्रिटिश किंग के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। उस टाइम पे जो डोमिनेट कर रही थी कैबिनेट उनके 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 एडवाइस से। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे एम्पावर कर दिया जाता है किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। यहाँ पे जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली जाती है। ठीक है, उनसे कहा जाता है भैया, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग होते हैं और वो उनको मतलब उनको जो है बना दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि भैया आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। ठीक है, जैसे उस टाइम पे बहुत सारे 10 नेता थे, उनमें से 7 को पकड़ लिया और कहा कि भैया आप अपना जो है अपना जो जैसे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है क्या करने का काम था इसका? अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने का काम था इनका। तो उनको एम्पावर कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या करता है जितने भी ऑफिस थे अब देखो सबको खत्म ही करा जा रहा है, बस गवर्नर जनरल को उन्होंने रखा है। ठीक, तो यहाँ पे अबोलिश कर दिया जाता है किसको? ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी का जो ऑफिस था उसको भी खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या था? इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान रिमेन इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे क्या था, जैसे ये इंडिया है। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है। अरे यार, ठीक है, ये इंडिया है जैसे मान लीजिए। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, यहाँ ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, यहाँ ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। लेकिन कहीं कहीं पे प्रिंसली स्टेट्स भी हैं जहाँ पे राजाओं का राज था। ठीक है, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं कहीं कहीं पे जैसे मान लिया पूरे देश में यहाँ पे उनका राज है ब्रिटिशर्स का, लेकिन यहाँ प्रिंसली स्टेट का राज है, यहाँ प्रिंसली स्टेट का राज है, यहाँ प्रिंसली स्टेट का राज है। ठीक है, सब जगह है, लेकिन इनका कहीं कहीं पे क्या है? प्रिंसली स्टेट्स का राज है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स को जो है ये ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि भैया आपको हमने इंडिपेंडेंट रखा है, अब आपकी मर्जी, आप जो है चाहे आपके ऊपर निर्भर है कि आप पाकिस्तान को चूज़ करेंगे या आप इंडिया को चूज़ करेंगे, ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, तभी तो क्या करते हैं, तभी तो ये लड़ाई कश्मीर की रह गई, क्योंकि कश्मीर क्या था, यहाँ पे एक राजा का राज था। ठीक है, जिनका नाम था हरी सिंह। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम तो अकेले रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन क्या करता है, मौका दे के पाकिस्तान इन पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो फिर ये इंडिया के पास भागते भागते आते कि हमें बचा लीजिए, कि पाकिस्तान वाले हमें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया में शामिल हो जाइए, फिर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तब जो है ये इंडिया में शामिल होते हैं, तब जो है इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही हैदराबाद यहाँ तो हमारे बीच में पड़ रहा था ना, तो हैदराबाद वाले कहते हैं कि नहीं हम तो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। आप सोचिए इंडिया के बीचों बीच में हैदराबाद, यहाँ पे पाकिस्तान का रूल आना, ये तो देश के लिए थ्रेट होता। तो इन्होंने जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे इंडियंस जो हैं उनको मना करते कि नहीं भैया हम जो है कब्जा कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन हम आपको पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, आपके पास यही चॉइस है, या तो आप इंडिपेंडेंट रहिए वरना तो इंडिया को ज्वाइन करिए। तो फाइनली जब इनको मजबूर किया जाता है तो ये इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला सीन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो डिसकंटिन्यू कर देता है किस चीज़ को, कि सिविल सर्विसेज का जो अपॉइंटमेंट होता था या पोस्ट को जो रिजर्व करके रखा जाता था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी, क्योंकि अब तो कोई मतलब नहीं, अब आपका जैसे मन हो आप सिविल सर्विसेज को रखिए मत रखिए वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को डिसकंटिन्यू, यहाँ पे जितने अधिकतर ऑफिस है सबको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, बस एक ऑफिस को छोड़ के गवर्नर जनरल वाले। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में तो आई थिंक और कुछ नहीं बचता है, नहीं इसके बाद कुछ नहीं, अब दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। देखिए ये था फाइनल, ठीक है, जहाँ पे हमने सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपको कुछ और कुछ भी पूछना है जहाँ पे आपको लगता है कि आप जो है नहीं समझ पाए हैं या किसी चीज़ को समझना है, किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब कल से हम जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपना, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच।